130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में आज वो खुशखबरी आई है जिसका सबको इंतजार था। इंतजार था वैक्सीन का, इंतजार था वैक्सीन की तारीख का और इंतजार था उसके प्रोसेस का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, जर्मनी, रूस, जापान, आप जितने भी बड़े मुल्कों का नाम ले सकते हैं वो ले लीजिए। हर जगह कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है। सारे मुल्क सरेंडर कर चुके हैं। मौत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है, वो काम कर दिया है जो कभी दुनिया सोच भी नहीं सकती। वैक्सीन का निर्माण करके भारत भाग्य विधाता बन चुका है। आज नेशनल प्राइड का दिन है। वैक्सीन का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। शुभ मुहूर्त का दिन है। हम आपको बताएंगे कि कैसे 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन कैसे लगेगी, किस तरीके से आप तक वैक्सीन पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूरे भारतवर्ष के लिए आज बेहद खुशखबरी वाला दिन है। आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। 16 जनवरी से यानी ठीक एक हफ्ते बाद देश में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन के लिए सिर्फ 6 दिन और इसके बाद चरणों में फेज वाइज 3 करोड़ लोगों को सबसे पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन लगेगी, जिसमें होंगे हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल का स्टाफ और वो लोग जो फ्रंट पर खड़े होकर कोरोना से लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी और वो भी फ्री दी जाएगी। और उसके बाद 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग या 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी वो 27 करोड़ लोग जिनको सरकार चुनेगी सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन के लिए, उनको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। यानी 30 करोड़ लोगों को यह टीका दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी खबर, पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था कि आखिर वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, क्योंकि 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है देश में। दोनों स्वदेशी वैक्सीन हैं और ये भारत के लिए किसी गर्व से कम नहीं है और दुनिया के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जब आज कोरोना से बिल्कुल सरेंडर करते दिख रहे हैं, घुटनों के बल बैठते दिख रहे हैं, और इसके बावजूद जब वहां वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, भारत में न केवल कोरोना काबू में दिखता है बल्कि वैक्सीन का रोल आउट भी शुरू हो रहा है। और हमारे साथ हमारे जाबाज सहयोगी कुमार कुंदन को आप देख रहे हैं। आप जानते ही हैं कि इन्होंने कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया है। 4 महीने हो गए हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, और ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। आप तक कोरोना के से जुड़ी सारी खबरें, सरकार से जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, वो खबर आ गई जिसके लिए आपने इस भगीरथ प्रयास में हिस्सा लिया था। 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। बताइए हमारे दर्शकों को, आपकी इस वक्त सेहत कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे सरकार का क्या प्लान है? देखिए, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताऊंगा कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और आज बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए क्योंकि उस तारीख वो आ गई जिसका सबको इंतजार था। और गौरव बताऊं कि 8 जनवरी 2020 को पहली बार हेल्थ मिनिस्ट्री में बैठक हुई थी कोरोना को लेके, और 16 जनवरी 2021 को लगभग 1 साल के अंदर लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो रहा है। तो ये एक महाकुंभ जो सरकार ने तैयार किया है वैक्सीन का, और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है भारत सरकार शुरू करने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रोग्राम का मिनट टू मिनट जो है वॉच कर रहे हैं, हर उस पहलू को देख रहे हैं। आज भी जब उन्होंने बैठक की तो उस बैठक में यही पूछा कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन मिलना है उन लोगों को क्या जानकारी दे दी गई है। तो इस लेवल का जो है एक तरह से बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुमार, मुझे लगता है क्योंकि आपसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास कोई है नहीं जो लोगों को वैक्सीन से जुड़े मिथक तोड़ सके। देखिए, बहुत सारी बातें हुई कोरोना की वैक्सीन को लेकर, ये क्यों नहीं लेते, वो क्यों नहीं लेते, इसमें ये है, इसमें वो है। तो जरा हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए, जब आपको सितंबर में पहली डोज दी गई तब से आप तक कोई बुखार, कोई सर्दी जुकाम, क्योंकि कहा ये तो जा रहा है डीसीजीआई की तरफ से कि हल्का फुल्का साइड इफेक्ट हो सकता है जो हर वैक्सीन का होता है, लेकिन आपकी सेहत में क्या कोई गड़बड़ी आई कभी? नहीं, जहां तक मैं अपनी बात बताऊं, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई। मुझे 2 डोज दिए गए। पहला डोज सितंबर 2020 में दिया गया था, दूसरा जो है वो अक्टूबर में दिया गया था। और दोनों डोज की अगर बात करें तो दोनों डोज में 28 दिन का फर्क था। पहले डोज को लेने के बाद भी कोई परेशानी नहीं हुई, दूसरे डोज को लेने के बाद भी कोई परेशानी नहीं हुई। और इतना ही नहीं, हर महीने या फिर एक तरह से 15 दिनों के बीच में अंतराल पे एम्स जो है मेरा ब्लड सैंपल भी मेरे से कलेक्ट करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि मेरे शरीर में कोई बायोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो इतना मतलब परफेक्ट जो है एक तरीके से कोशिश की है सरकार ने। और जहां तक व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कुमार, आप रहिए पैनल में, आपसे आगे बात करते रहेंगे क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो लगातार न केवल लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीन लेनी क्यों चाहिए, साथ ही आप ये बता रहे हैं कि वैक्सीन मिलेगी आपको कैसे। लेकिन मेरे साथ देखिए और भी पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सरदार आरपी सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है।
अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है भदौरिया साहब। हमारे साथ डॉक्टर बीएल शेरवार हैं, डायरेक्टर हैं RGSSH। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपके सामने। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक दिन बताया है। कोरोना से लड़ाई में भारत का बड़ा कदम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। सफाई कर्मचारियों का पहले चरण में वैक्सीनेशन होगा, डॉक्टरों का, हेल्थ वर्कर्स का और फ्रंट लाइन वर्कर्स का सबसे पहले वैक्सीनेशन होगा, यह कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो देखिए सरकार की तरफ से धीरे धीरे क्लैरिटी भी आ चुकी है कि सबसे पहले टीका किसको लगेगा, किसके लिए सबसे जरूरी है ये टीका, और फिर धीरे धीरे कैसे सब तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, इसका भी प्लान सरकार ने तैयार कर रखा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कोरोना से लड़ाई में भारत का बड़ा कदम। और आइए आपको जल्दी से वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सरकार की क्या प्लानिंग है, कैसे ये वैक्सीन आप तक पहुंचेगी, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए दुनिया लेट है, कुछ चुनिंदा देशों को छोड़ दें तो दुनिया के पास अभी वैक्सीन है नहीं, और भारत में वैक्सीन की डेट आ चुकी है। 16 जनवरी 2021 वो ऐतिहासिक डेट है जब भारत में वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो जाएगा, लोगों तक वैक्सीन पहुंचनी शुरू हो जाएगी। भारत में वैक्सीन मिली कैसे और कैसे आप तक पहुंचेगी ये भी जानना आपको जरूरी है। भारत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और की वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है कोविशील्ड, और एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है, ICMR के साथ मिलकर बनाई है उन्होंने, वो दोनों इमरजेंसी अप्रूवल उनको मिल चुका है। 2 वैक्सीन और है भारत में बन रही, अगर ये आप 2 समझ रही नहीं, 2 और को जल्दी अप्रूवल मिल सकता है, जिसमें से एक तीसरी वैक्सीन होगी जाइडस कैडिला की जो भारत में ही बनाई जा रही है, और मार्च तक 2 और वैक्सीन को मंजूरी संभव है। तो ये देखिए जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भारत के पास और ज्यादा वैक्सीन होंगी, और ये बताता है कि भारत किस तरह से अब न केवल भारत लोगों को कोरोना से बचाने में कामयाब हो रहा है, कोरोना को काबू में रख रहा है, बल्कि दुनिया का वैक्सीन गुरु भी बन रहा है। डॉक्टर शेरवाल, मैं आपसे यहां पर कमेंट लेना चाहता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा अपने पॉलिटिकल पैनलिस्ट के पास। सर कैसा फील होता है जब आज आपको ये लग रहा है कि देश में आप जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स को सरकार 16 तारीख से वैक्सीन लगाने जा रही है? देखिए गौरव जी, ये बहुत ही खुशी की बात है, और एक मैं कहूँगा भारतवर्ष के लिए, पूरे सभी भारतवासियों के लिए कि जिस बीमारी से हम जूझ रहे थे पिछले 1 साल से, जैसे कि अभी कुमार जी ने भी बताया कि 8 जनवरी और 16 जनवरी 1 साल के अंदर भारत ने साइंटिस्ट ने वो किया है जो हम कभी एज ए डॉक्टर आल्सो कभी सोच नहीं सकते थे। तो ये पूरा क्रेडिट हमारे डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को, तो उसके लिए, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर सब ने पूरा साल अपने आप को झोंका है कोविड के मैनेजमेंट में, कोई 2 राय नहीं है तो उसमें। उनके लिए बहुत बहुत बड़ा दिन होगा 16 तारीख। बिल्कुल कोई 2 राय ही नहीं है। इस देश के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक वैक्सीन ऐसी दे दी है, बल्कि कुछ 2 वैक्सीन ऐसी दे दी हैं जो अब लोगों को कोरोना से बचाएगी। सर मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अनुराग भदौरिया के पास जाना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया, लगता है आपको कि इस सरकार ने, जैसे देखिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, वैज्ञानिकों ने अपना पूरा ज्ञान दांव पर लगाकर उन्होंने हमें कोरोना से बचाने की चीज दे दी है, वैक्सीन दे दी है, और सरकार ने जिस तरह से तैयारियां पुख्ता की हैं, ड्राई रन पर ड्राई रन, लगातार प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि वैज्ञानिक और सरकार सब ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है और लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी? इससे बड़ी तो खुशखबरी हो ही नहीं सकती। देखिए इस देश के वैज्ञानिकों का तो सम्मान है, वाकई बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, उसके डिलीवरी सिस्टम पे हमेशा से शक हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा बनारस में साइकिल पे ड्राई रन लेके वैक्सीन लेके जा रहा था, सोचो कि वैक्सीन को ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर गाड़ियां होती हैं जो वैक्सीन को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचाती हैं। लेकिन बनारस में जहां से प्रधानमंत्री जी जीत के आते हैं देश के, वहां पे अगर आप साइकिल से वैक्सीन को ले जाते हुए अगर देखेंगे आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक, तो ये चिंता का विषय लगता है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सिस्टम में जो करप्ट सिस्टम है उसको सुधारने की जरूरत है। अगर वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है, चूंकि ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, इतने दिनों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, अगर कुछ हुआ है तो उससे क्या पूरे देश की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताऊंगा ना कि भाई इस तरह का पिक्चर और कहीं हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? जब
जब प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में हो सकती है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका इतना बड़ा सम्मान अच्छा, है, इस पर क्या वहां कहना है पे आपका? अगर जो इस तरह का ड्राई रन सिस्टम है, पूरे भारतीय देश में जनता हो रहा है, पार्टी की चलिए ये सरकार बात है आपने वहां सही पे, कही, आपकी बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है तो ये आपको ध्यान में दिलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पूरे देश में ड्राई रन हुआ, योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 16 लाख लोगों को वहां टीका लगेगा, आपको लगता है कि सरकार की जो तैयारियां हैं इनमें दम है? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपने अभी अभी ये जो शब्द बोला कि योगी के नेतृत्व में हो रहा है, तो योगी के नेतृत्व में तो साइकिल से लेके जा रहे थे ना वैक्सीन को, चिंता का विषय तो यही हो रहा है ना। और इनके ही नेतृत्व में तो आपने देखा किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर घोटाला, पीपी किट घोटाला, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला, यहाँ पे वैक्सीन को लेके आप साइकिल से चले जा रहे हैं। सोचिए देखिए आरपी सिंह साहब, देश को वैक्सीन मिल गई है, लेकिन अभी भी विपक्षी पार्टियां आपके सामने कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। पार्टियां नहीं, वैक्सीन का स्वागत होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए सही। अरे आप ही का सवाल उठा रहा हूं साहब, आप ही ने बोला ना बनारस में पीएम के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हुआ, तो वही सवाल तो लेके जा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ ना। करप्ट सिस्टम, देखिए आपके सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो अगर सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा आरपी सिंह साहब, तो लोगों तक वैक्सीन जाएगी कैसे? देखिए, माफी चाहता हूं, जो अपने सरकारी मकान की टूटी चोरी कर लें वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अफसोस ये है। जो सरकारी मकान से टाइल्स उतार के ले जाएं वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है, हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन किया। भदौरिया साहब एक टेक्निकल आप टेक्निकलिटी बता दूं आपको, क्योंकि आप दोनों लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक ही शख्स की आवाज आ पाएगी, इसलिए जब आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। आरपी सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैंने नहीं बोला, जब वो बोले मैंने एक बार भी नहीं बोला। दिक्कत हो कि सच चुपता है इसलिए बोलते हैं बीच में जी। एनीहाउ, तो वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है, हर घर तक वैक्सीनेशन जाएगी। और जिसकी ये बात करें साइकिल पे, वो एक ड्राई रन था, और वो भी आप ध्यान से देखें, वो आइस जो कूलिंग वाले बॉक्सेस हैं उसमें गया होगा, वो भी प्लेबिसो गया होगा, ना कि वैक्सीन गई होगी। तो ये कहना कि नहीं कोई करप्शन हो गई, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इनको असल में भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार के अलावा दिखता नहीं। परंतु देश समझ रहा है कि दुनिया के आगे भारत ने लीड ली है, सारी दुनिया में भारत ने लीड ली है। दुनिया में कुछ चंद देश हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, कुछ देश हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई है। और आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है और दुनिया हमसे कह रही है कि हमें भी वैक्सीन चाहिए। जिस प्रकार से जब इसकी दवाई की थी रेमडेसिविर या बाकी और जो SCQ चाहिए था, तब भी भारत की तरफ देखते थे कि हमको दवाई मिलेगी। तो इसी प्रकार वैक्सीन के लिए दुनिया देख रही, परंतु पहले भारत में हर नागरिक को वैक्सीन लग जाए उसकी नहीं, मेरा तो ये पूछना है, मैं तो ये पूछता हूं आरपी सिंह साहब भदौरिया साहब से। भदौरिया साहब, आप मानते हैं कि आज नेशनल प्राइड का दिन है या नहीं? आपको लगता है कि आज हर एक भारतवासी होने के तौर पर हम सब का सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सच है, हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा है और देश के डॉक्टर्स पे भरोसा है। अगर देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक के कहते हैं कि वैक्सीन अच्छी है और देश में लगनी चाहिए तो जरूर लगनी चाहिए। लेकिन अगर क्यों लगा रहे हैं आप इसमें? अगर क्यों लगा रहे हैं? वो तो लगातार कह रहे हैं। कौन सा वैज्ञानिक है जो कह रहा है कि वैक्सीन मत लगवाओ? नहीं, मैं बोलता रहा हूं, मैं बोला ना, अगर देश के डॉक्टर वैज्ञानिक इसको अप्रूव करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे कैसे विश्वास किया जाए? इनका जो डिलीवरी करप्ट सिस्टम है, या तो है या तो नहीं है। जिस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट खरीद घोटाले में करते हैं, लगा के जो भी बात कही जाती है वो बात बिल्कुल कोई उसमें कोई बात नहीं रहती। आप इफ इन बट लगा देंगे तो सारी बात निरर्थक हो जाएगी। अगर है या तो है या नहीं है। आप अगर लगा रहे हैं, अगर वैज्ञानिकों ने बनाई है, वैज्ञानिकों ने, पैनल ने, एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दिया है, सिफारिश की है, DCGI जो कि दवाओं को और वैक्सीन को इस देश में अप्रूव करता है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसने अप्रूवल दिया है, तो इसमें आप इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं? तो सवाल ये है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या ये वैक्सीन जो भारत बायोटेक वैक्सीन है, क्या देश के सभी मास को 16 तारीख से लगने जा रही है? देश के हर गरीब को लगेगी? मैं पूछना चाहता हूं, या आप साफ बोलिए कि क्लिनिकल यूज के लिए हुआ, इमरजेंसी यूज के लिए अभी ये लगाई जा रही है, या हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को 16 तारीख से लगाई जा रही है? ये मुझे जवाब चाहिए। नहीं, अभी तक जो जानकारी है, कुमार कुंदन भी हमारे साथ हैं। कुमार, अभी तक तो इमरजेंसी अप्रूवल है ना, अभी इसके बारे में और डेटा शेयर किया जाएगा, जरा क्लियर कीजिए इसको। फिर हमारे साथ पवन सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं और LNJP के मेडिकल डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले कुमार इसको क्लियर कीजिए जो अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं।
देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात है कि हमारी देश की आबादी 1 या 2 नहीं, बहुत बड़ी आबादी है। 130 करोड़ जनता को एक साथ लगाना संभव भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि सरकार का जो सिस्टम है, एक बार 3 करोड़ लोगों को लगाया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कहीं भी एक साथ 3 करोड़ लोगों को लगाने का लक्ष्य सरकार ने नहीं हासिल किया है। और 3 नहीं बल्कि जून जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को जो है ये वैक्सीन लगाया जाएगा। तो अगर सरकारी सिस्टम के हिसाब से देखें, जिस सिस्टम में हिंदुस्तान अभी तक काम करता है, उसमें सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। इसलिए सरकार की इस कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिए, खास करके तब जब महामारी के समय इस तरीके से सरकार ने कोशिश की है, बजाय इसके कि ये सवाल करें कि एक दिन में ही सबको लग जाए। ये संभव ही नहीं है इतने बड़े देश में। जो सरकार ये भी नहीं कह रही कि इस राज्य में हमारी सरकार है तो यहां पहले लगाएंगे और इस राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है तो यहां बाद में लगाएंगे। एक पूरा खाका तैयार किया गया है और उस हिसाब से सारी वैक्सीनेशन की बात हो रही है। तो अनुराग भदौरिया, आपके दिमाग में शक क्यों पैदा हो रहा है? अगर ये आप कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीनेशन आपको सही लगता, या किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो सही लगता आपको? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था, कहता हम बिहार के सारे व्यक्तियों को, सारे लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन जीत गए, तो वैक्सीन लगवा दीजिए। 12 करोड़ 13 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आप उसके बारे में फिर क्यों आप चुप हो जाते? ये सवाल तो पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं, देखिए दो चीजें नहीं अनुराग जी, दो चीजें, या तो आप पॉलिटिकल वादे पर जाइए या वैक्सीन के सिस्टम पर आइए। बिहार में फ्री वैक्सीन का वादा किया था, बिल्कुल सही बात है, ये सवाल पूछना चाहिए। हेल्थ मंत्री जी कहते हैं, लेकिन इसमें वैक्सीन पर सवाल कहां से आ गया? लगाएंगे और शाम होते होते कहते नहीं अभी 3 करोड़ को लगेगा, 3 करोड़ लोगों को लगेगा, बाद में लगेगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो बार बार ये जो अपना बदलते रहते हैं, इनके आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए, फिर मेरे साथ 2 खास जानकार जुड़ रहे हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। आप बोलने को नहीं तैयार है कि देश के गरीब मां जवाब को दीजिए आरपी सिंह साहब। हो जाएगा। हम कहते कौन कहते ठीक है, जवाब ले लेते हैं भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया, बहुत अच्छी बात है, आज देश देख रहा है आप एक विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं। आप जरा जवाब सुनिए ना सरकार। आरपी सिंह साहब से जवाब सुनिए जी। मैं पहले भदौरिया साहब को स्पष्ट कर दूं, ये बार बार जानकर शरारत के रूप से कोवैक्सीन के बारे में पूछते हैं। वो 3rd स्टेज के ट्रायल पर है, वो जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं होगा वो मासेस के लिए नहीं आएगी। वैक्सीन जो पहले राउंड पे है वो कोविशील्ड ही है, वो हेल्थ वर्कर्स को या जो और कोरोना वायरस है उनके लिए है। कोवैक्सीन जब उसके ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे, उसके जब रिजल्ट्स पब्लिक हो जाएंगे, उसका कोवैक्सीन भी लगेगी। इसलिए बार बार आप जानकर भ्रमित करने के लिए ऐसी बात मत करिए। दूसरी बात, जहां तक बिहार की बात है, बिहार की सरकार, बिहार के अंदर पार्टी ने कमिटमेंट की है, बिहार में सरकार है, वो बिहार के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएगी। इसी प्रकार तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हम अपने फ्री वैक्सीन लगाएंगे तो लगाएंगे। इसी प्रकार तेलंगाना की सरकार ने कहा कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे तो लगाएंगे। ये अपनी अपनी सरकारों के ऊपर वो लगाएंगे जहां जहां जिसने कहा है। हर्षवर्धन जी ने कहा था कि ये 3 करोड़ वैक्सीन है, ये फ्री लगेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। फ्री नहीं फ्री ये तो सरकारों को तय करना है। अभी मुझे लगता है कि वैक्सीन ज्यादा जरूरी है, उसकी कीमत बाद की बात है। लेकिन डॉक्टर सुरेश कुमार, मुझे ये बताइए, क्या अब इस स्टेज में जब हम वैक्सीन की तारीख तक तय कर चुके हैं कि 16 तारीख से इस देश में वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो जाएगा, अभी भी अगर मगर की स्थिति है क्या इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों को अभी भी अगर मगर करना चाहिए इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो मैं भारतीय वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना मेहनत करके और इतना अच्छा वैक्सीन बनाया है। इंडिया ग्लोबली वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर रहा है। हमने पोलियो में देखा है कि पोलियो में हमने सबसे बड़ा अभियान चलाया और वो सफलतापूर्वक रहा, पोलियो रेडिकेट हुआ। इसी तरह से जो हमारा ये वैक्सीन आ रहा है, दोनों जो वैक्सीन है वो बहुत ही अच्छे हैं और इनकी जो टेस्टिंग है, फेज 3 की जो ट्रायल है, हमारा जो टारगेट था 26,000 पेशेंट्स का, 23,000 से ज्यादा पेशेंट्स का ट्रायल पूरा हो चुका है। और सेफ्टी और एफिकेसी दोनों ही इशू काफी डिटेल में डिस्कस हुए, उसके बाद ही इनको अप्रूवल दिया है। जो अप्रूवल मिला है वो इमरजेंसी अप्रूवल है और वो इसलिए कि क्योंकि कोरोना को देखते हुए कि जो संख्या है डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, पर अब तो इस पे ज्यादा इसकी जो एफिकेसी सेफ्टी है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक जानकार बताते हुए कि अब फिलहाल अब तो सवाल ना उठाएं इसकी एफिकेसी पर। पवन सिन्हा जी, सर देखिए आप तो इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे आप पॉजिटिविटी ढूंढें, और आज की तो सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है सर ये कि देश में कोरोना नामक राक्षस के संहार के लिए देश को वो हथियार मिल गया है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। आज भी सवाल उठाने का दिन है क्या इस पर? नहीं, इस पर सवाल यूं तो नहीं उठाना चाहिए और खासतौर से अगर राजनीति के तहत तो इस पर सवाल बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए।
कोई भी वैक्सीन आती है तो समय लगता है चीजें सेटल डाउन होने में, और उस वक्त में हम सब लोगों को एनकरेजमेंट देना चाहिए। हम क्रिटिसिज्म करके मोरल ना तोड़े, लोगों का मनोबल ना तोड़े। लोगों के मन में शक पैदा हो गया तो प्लेसिबो इफेक्ट से अपने आप ही ये वैक्सीनेशन काम नहीं करने वाला है। तो हमें इस वक्त पूरे देश का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये वैक्सीनेशन कामयाब होगा और देश में निश्चित रूप से कोरोना को रोकने में इससे मदद मिलेगी। हाँ, अलर्ट हम सब लोगों को रहना चाहिए। हमारा मीडिया अलर्ट है, आप लोग अलर्ट हैं। तो अगर कहीं कोई कसर रह जाती है तो आप लोग हैं ना हमारे साथ कि आप सवाल खड़े करेंगे और उसके बाद उसमें फिर परिवर्तन होगा। लेकिन फिलहाल आज का दिन खुशियां मनाने का है। आज का दिन खुशियां मनाने का है। आज का दिन उस कोरोना नामक राक्षस के संहार की तारीख तय करने का दिन है। और आज हम क्या सिस्टम पर सवाल उठाकर सिस्टम का मनोबल तोड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आता हूं आपके पास, लेकिन देखिए कुछ बड़ी खबरें वो बताना भी जरूरी है। वैक्सीनेशन के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक में वैक्सीनेशन पर फैसला हुआ। इस बैठक में कौन कौन शामिल था ये जानिए। कैबिनेट, प्रिंसिपल और हेल्थ सेक्रेटरी, ये तीनों इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्र और राज्यों में तालमेल को लेकर बैठक में बातचीत हुई। कोविन ऐप, जिसके जरिए इस पूरे रजिस्ट्रेशन का काम, कोविड वैक्सीनेशन का काम होना है, कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको वैक्सीन मिलेगी। उस पर अब तक 79 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो तैयारियां चरम स्तर पर हैं। तैयारियां अपने एकदम अंतिम दौर में हैं और केंद्र के सबसे हाई लेवल से लेकर स्टेट की जो सरकारें हैं वो सब इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो यहां पर अनुराग भदौरिया, देखिए, वैक्सीन इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम सब ने अपने आसपास लोगों को खोया है। हम सब ने कोरोना से लोगों को बहुत ज्यादा बीमार होते देखा है। तो आपको लगता नहीं है कि आज उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मरहम लग रहा है उनके घाव पर, तो आज उनके साथ खड़े हों बजाय सवाल उठाने के? देखिए, ये बार बार इस चीज को खींचना कि हम लोग तो वाकई चाहते हैं कि वैक्सीन लगे, अच्छी तरीके से लगे, साइकिल से ना आए, अच्छी तरह से जो अरे तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपका तो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसके हिसाब से लोगों को लगे, सुरक्षित लगे, जिससे लोग सुरक्षित रहें, सम्मान हो। लेकिन सवाल हमने नहीं उठाया है, सवाल वैज्ञानिकों ने ही उठाया था, सवाल पूना वाले ने उठाया था। साइरस पूना वाले ने ही बोला था कि ये जो दूसरी वैक्सीन है पानी, मैंने तो नहीं बोला था। सवाल कोई समाजवादी ने नहीं उठाया। अच्छा, ठीक है, सवाल ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्हीं पूना वाला ने भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया था। उसके बाद में उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। उसके पहले उन्होंने क्या बोला वो भी सुनवा दी जनता को। उसके पहले उन्होंने क्या बोला था उसके बारे में? तो उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या बोला था? तो मैं ये सवाल नहीं उठाना चाह रहा था। मैं ये सवाल नहीं उठाना चाह रहा था। अखिलेश यादव के बात पर नहीं आना चाह रहा था। उससे पहले अखिलेश यादव ने वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ा कि नहीं तोड़ा? उससे पहले अखिलेश यादव ने ये कहा कि नहीं कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? उससे पहले आपकी पार्टी के एमएलसी ने कहा कि नहीं कहा कि ये वैक्सीन लोगों को नपुंसक बना देती है? अपने गिरेबान में झांकिए अनुराग भदौरिया। वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से लेने जाएंगे, वैक्सीन को ले जाने के लिए उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा? उससे पहले आपकी पार्टी के एमएलसी ने क्या कहा? टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का करप्ट सिस्टम पे भरोसा नहीं था। तो बीजेपी की वैक्सीन हो गई है, जो सरकार, ये वैक्सीन बीजेपी की हो गई। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट खरीदने में घोटाला कर सकती है, जो सरकार शमशान घाट में घोटाला कर सकती है, जो सरकार स्मार्ट मीटर घोटाला कर सकती है, जो अरे तो घोटाले पर विपक्ष का जवाब है, विपक्ष का दायित्व उठाए विपक्ष सवाल। नहीं, अनुराग भदौरिया, कायदे की बात करिए। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये नहीं होने दूंगा मैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं होने दूंगा। अगर आप साइरस आधार पूना वाला के स्टेटमेंट पे सवाल उठा रहे हैं तो अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पे बोलिए। अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पे तो आप नहीं बोल रहे। आरपी सिंह साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मेरी बात तो नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं इनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहना है? वैज्ञानिकों का मनोबल नहीं तोड़ा था अखिलेश यादव ने? क्यों कहा था बीजेपी की वैक्सीन है? कोरोना है कहां? हाँ, तो सुन तो लीजिए, अब सवाल हो गया। उन्होंने वैज्ञानिकों के बारे में नहीं बोला, उन्होंने साफ बोला वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं, देश के वैज्ञानिक। तो दूसरे ट्वीट में बोला, वो तो दूसरे ट्वीट में बोला। जब रायता फैल गया तब दूसरे ट्वीट में बोला उन्होंने। जब उनको लगा कि अकेले पड़ रहे तब बोला उन्होंने। पहले उन्होंने बोलते भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहले तो उन्होंने पूछ लिया कोरोना है कहां? पहले तो उन्होंने पूछ लिया कोरोना है कहां? इनका डिलीवरी सिस्टम खराब है। पहले तो उन्होंने पूछ लिया कोरोना है कहां? बनारस में क्या हुआ? डॉक्टर बी एल शेरवाल, क्या इस देश के किसी सबसे बड़े राज्य के मुखिया रह चुके शख्स को यह पूछना चाहिए कि कोरोना है कहां? ये बीजेपी की वैक्सीन है? नहीं, देखिए, ये बड़े जो वैक्सीन पे जब हम बात करते हैं
तो मेरा ये मानना है ये पूरे देश के लिए है, किसी पर्टिकुलर दल या किसी स्टेट से जहाँ तक बात है या किसी व्यक्ति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो मेरा सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखिए और वो कभी भी इस तरह की वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देंगे जिससे जनमानस को कोई नुकसान होगा। वो पूरी सक्षम है इस मामले में, उसको अध्ययन करने में, और दोनों वैक्सीन का डाटा का अध्ययन किया गया और कोविशील्ड इसीलिए पहले अप्रूवल दिया गया और उसके बाद साथ में जो नहीं, लेकिन कुमार मैं आपके पास आता हूँ। ओके सर, कुमार लगता नहीं है कि ये जो बात हुई, जो आधार कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर पहले एक बहस हो गई और उसके बाद फिर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, अगर वो ना होता तो स्थिति थोड़ी बेहतर होती। वो जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं वो तो हमेशा करते आए, लेकिन वैक्सीन कंपनियों को कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। निश्चित रूप से गौरव, उसको आम बोलचाल की भाषा में आप कॉर्पोरेट वॉर भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ वो जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी खत्म भी हो गया। बिल्कुल। और एक साझा बयान जारी करके बाकायदा ये कहा गया कि ये पैंडेमिक का हिस्सा है और आने वाले दिनों में दुनिया को हमारी ज़रूरत है और हम दुनिया के आगे अपने एक मिसाल पेश करना चाहते हैं। और दोनों ही कंपनियां, भारत बायोटेक हो या फिर सीरम हो, दोनों एक दूसरे की काफ़ी इज्जत करती है और उसके बाद जो कहानी शुरू हुई थी वो वहीं खत्म हो गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। बात यहाँ तक नहीं है, बात सबसे बड़ी बात है कि देश की दो बड़ी कंपनियां और एक सॉल्यूशन लेके आई। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2021 में भारत सॉल्यूशन देगा और वो सॉल्यूशन आ चुका है और 16 जनवरी से हिंदुस्तान के सारे लोगों को वो सॉल्यूशन मिलने वाला है। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व पूरे हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है और कई सारे देशों से रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हमें भी वैक्सीन चाहिए, हमें भी वैक्सीन चाहिए। हम अपनी खबरों में भी दिखा रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी राष्ट्र हो या यूरोपियन कंट्रीज हो। ठीक है, हिंदुस्तान का वैक्सीन है, उस पर अभी तक किसी सवाल यही है कि आप ये नहीं देख रहे कि भारत का सीना कितना गर्व से चौड़ा है भारतवासियों का और कैसे भारत का सर फख्र से ऊंचा हो गया है, कैसे भारत ने इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और कम से कम आज के दिन इस मुद्दे पर सियासत ना की जाए। पार्टी को क्रेडिट मत दीजिए, आप किसी पार्टी को क्रेडिट मत दीजिए, क्रेडिट वैज्ञानिकों का है, लेकिन कम से कम उस सिस्टम की भी तारीफ करिए जो लोग लगातार लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो दिन रात एक किए हुए हैं केवल इसलिए कि जो चेन है उसको सही तरीके से बनाए रखा जाए और लोगों तक ना वो टूटे। भदौरिया साहब आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर लोगों के लिए फिर आता हूं आपके पास। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की है और वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारी करने को कहा है उन्होंने। तो देश में किसी पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य में, लेकिन तैयारियां हर जगह पुख्ता दिखती हैं। और हम किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं राज्यों ने सबने अच्छी तैयारी की है। लेकिन देखिए आपको आप दिखाते हैं कैसे अब हिंदुस्तान इस वैक्सीन की रेस में न केवल सबसे आगे खड़ा है बल्कि अब मेंटोर बनने जा रहा है। कैसे वो दुनिया को अब वैक्सीन का ये सॉल्यूशन देने जा रहा है। अब आपको हम ये दिखाते हैं क्योंकि आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, भारत पहले से ही वैक्सीन गुरु है। कहा जाता है कि हर 3 में से 1 शख्स दुनिया में जहां भी वैक्सीन लगती है तो भारत की होती है वो। और भारत लगातार दुनिया के कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत में है। तो जल्दी से ही आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कि यहां पर अब इस वैक्सीन के बाद कैसे भारत फेज वाइज न केवल अपने आप को वैक्सीनेट करेगा बल्कि दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करेगा। कैसे, देखिए फेज 1 फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि टेंपरेचर मेंटेन किया जाए। फेज 2 वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया होगी, यानी आपको जब एसएमएस आएगा आप जाएंगे सेंटर पर, वैक्सीन लगवाएंगे। और फेज 3 वैक्सीन के बाद की मॉनिटरिंग होगी, यानी आपको वहां पर बैठना पड़ेगा वैक्सीन सेंटर में 30 मिनट तक ताकि यह चेक किया जाए कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए कैसे वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा और यह भारत कर सकता है क्योंकि भारत ने पल्स पोलियो का एक बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया है और भारत को पता है कि कैसे इस काम को करना है। फेज 1 में हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या होगा। जो फेज 1 आप देखिए फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जाने के बीच में क्या क्या होगा। फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमान से ये राज्य में पहुंचेगी। उस विशेष विमान में टेम्परेचर का पूरा ख्याल रखा जाएगा और स्टेट स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल होगा। और यही तो ड्राई रन में देखा जा रहा है, यही तो देखा जा रहा है कि ये तैयारियां पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं। जल्दी से फेज 2 में क्या होगा ये जानिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर साइट तक जाएगी, यानी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहां से फिर उन बूथ तक जाएगी जहां पर वैक्सीन
लगना है। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, कब लगेगी ये तय होगा, किस डेट में लगेगी, कैसे लगेगी, और इसके बाद संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये फेज 2 आता है। अब फेज 3 में क्या होगा? वैक्सीन लगाना ही नहीं, उसके बाद भी बहुत अहम चीजें हैं। फेज 3 वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीनेशन लगाने के बाद एक सॉफ्टवेयर में एंट्री की जाएगी कि किस शख्स को किस समय वैक्सीन दी गई है, कौन है, क्या पता है, सब उसमें दर्ज होगा। एक यूनिक हेल्थ आईडी QR कोड वाला आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी उस QR कोड में वो सारी जानकारी होगी जो आपके वैक्सीनेशन से जुड़ी होगी, और गंभीर साइड इफेक्ट होने पर रिपोर्टिंग होगी। यानी सरकार इस बात का भी पूरा ख्याल रखेगी कि जिनको ये वैक्सीन दी गई है उनकी हेल्थ कैसी है, उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है तो कैसे वहां पर उसका निवारण किया जाए। अब अनुराग भदौरिया साहब, इसके बावजूद आपको तैयारियों पर भरोसा नहीं है, तब तो समझ में नहीं आता। देखिए, आपने कितनी अच्छी बात बताई, मैं आपकी ही बात ले लूं। आपने कहा कि ये जहाज से जाएगी जिसका टेम्परेचर एकदम उसका मेंटेन होगा। दूसरा आपने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह तक एक रेफ्रिजरेटर वैन में ले जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है जिसे आप समझा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है जब साइकिल पे जाती है। तो मेरा सवाल कहां गलत है? आप ही तो कह रहे हो कि टेम्परेचर मेंटेन होता है, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में वैन से जाएगी वो। अब आप बनारस जैसे से अगर जा रही है तो आप इसमें सवाल नहीं उठेगा? जरा बताइए। तो आप लोगों के भविष्य तो नहीं खेल सकते, जान से तो नहीं खेल सकते। भाई वैक्सीन लगाने जा रहे हो तो साइकिल से ले जा। आरपी सिंह साहब कुछ बोलना चाहते हैं, आरपी सिंह साहब कुछ बोलना चाहते हैं। जहां तक मुझे पता है कि साइकिल पर भी उस रेफ्रिजरेटर, उस आइस बॉक्स में ये टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। कुमार कुंदन कुछ बोलना चाहते हैं? एक मिनट कुमार कुंदन आप बोलिए, फिर आरपी सिंह साहब आता हूं। कुमार कुंदन, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार ने सिस्टम बनाया है उसमें कई सारी जगह ऐसी है जहां आपकी बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। आप इसको समझना पड़ेगा। दिल्ली 6 का उदाहरण ले लीजिए, अगर आप दिल्ली की ही बात करते हैं। दिल्ली 6 के अगर किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे रेफ्रिजरेटेड वैन पहुंच जाए? सरकार ने कई तरह के सिस्टम बनाए। जो आइस बॉक्स है, जो वैक्सीन कैरियर बॉक्स है, उसके अंदर अगर ये वैक्सीन को आप रखें तो वो नियर टेम्परेचर पे रहता है। हम सबने पल्स पोलियो अभियान में वो देखा है, जब आशा कार्यकर्ता आती हैं घर पे, उनके पास इतना बड़ा आइस बॉक्स होता है जिसमें वैक्सीन रखी होती है, जिसमें आइस होती है। आरपी सिंह साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए अनुराग भदौरिया साहब, आप ना जानकर फिर शरारत कर रहे हैं। आप लोगों के मन में शक पैदा कर रहे हैं, और अफसोस है आप देशद्रोह कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के मन में जानबूझकर शक पैदा कर रहे हैं। पहली बात, जो साइकिल पे कहा था इसलिए ड्राई रन किया गया कि गलती रह ना जाए, और उस गलती का सुधार कर लिया गया। उस आदमी को बता दिया कि भाई साइकिल पे नहीं जानी, ये कैसे जाएगी, सब जानकारी दे दी गई। दूसरी बात, कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर कोई और साधन नहीं होगा, वहां साइकिल पे जाएगी, वहां पर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं। मुझे तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है आरपी सिंह साहब की अनुराग भदौरिया को साइकिल से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? अनुराग भदौरिया, आप तो हमेशा साइकिल पे बैठे रहते हैं, आज आप साइकिल से चिढ़ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में रोड नहीं है तो दूसरी जगह प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में अगर रोड नहीं होगी की बात करो, बता दीजिए मुझे। अनुराग भदौरिया साइकिल से क्यों चिढ़ रहे हैं आज इतना? आजकल इनका निशान साइकिल से नहीं चल रहा हूँ। अभी आपने बोला कि उसको वैन में ले जाना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर नहीं देखिए, वैन में ले जाना पड़ेगा। साइकिल पे तो अरे सिंह साहब को साइकिल से चलिए, इतनी अनरियलिस्टिक बात आप कर रहे हैं। अरे वैन में ले जाना पड़ेगा, लेकिन दूर दराज के गाँव में जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ पर वैन नहीं जा सकती, क्या वहां तक वैक्सीन ना पहुंचे? क्या वहां तक वैक्सीन ना जाए दूर दराज के गांवों में? बनारस, मैं पूछ रहा हूँ, बनारस में क्या बनारस इतना अनडेवलप्ड हो गया है? बनारस में क्या इतनी रोडों की कमी होगी गांव में कि क्या वहां पे एम्बुलेंस नहीं जा सकता, एक छोटी वैन नहीं जा सकती? अच्छा, मैं सुरेश जी के पास आना चाहता हूँ। सुरेश जी, देखिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, मुझे लगता है इस पर एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। मुझे लगता है इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहिए। आ रहा हूँ पवन सर आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश जी, क्या मतलब वैक्सीन साइकिल से चली गई तो क्या वैक्सीन का असर खत्म हो गया, गुनाह हो गया? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं? पवन जी। जी, मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि साइकिल तो छोड़िए, अनेक जगह ऐसी हैं उत्तराखंड में, मैंने तो बहुत देखा है, उत्तराखंड को, हिमाचल को, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जब साइकिल छोड़िए पैदल जाना पड़ेगा वैक्सीन लेकर। तो वैक्सीन करियर्स हमें चाहिए होंगे, और हमारे पास जो पोलियो बॉक्सेस हैं उनमें वो फैसिलिटी है कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। हर जगह ना हेलीकॉप्टर जा सकेगा, ना वैन जा सकेगी, और केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं। मुझे तो लगा था सर, पवन सर, मुझे तो लगा था कि अनुराग भदौरिया कहेंगे देखिए हमारी साइकिल वैक्सीन पहुंचा रही है, साइकिल के लिए कितनी फख्र की बात है। आज ये साइकिल से चल रहे हैं।
साइकिल के लिए तो फख्र की बात है, लेकिन भाई टेम्परेचर तो नहीं अनुराग भाई, बिल्कुल नहीं। आरपी सिंह साहब को साइकिल से सुरेश जी आवाज आ रही हो तो एक एक्सपर्ट व्यू आपका भी। मुझे लगता है देश को सारी भ्रांतियां आज देश की मिटा देनी चाहिए, क्योंकि ये प्राइड मोमेंट है, गर्व का दिन है। सुरेश जी तक नहीं, शेरवाल साहब आपका कमेंट, एक एक्सपर्ट कमेंट, साइकिल से लेके तो गुनाह कर दिया क्या? देखिए, इस मैटर को मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से बताया है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइट पर वैक्सीन पहुंचना और रिक्वायर्ड टेम्परेचर 2 से 8 वो मेंटेन रहना चाहिए। कैसे पहुंचेगी? जो वहां पर सक्षम साधन हमारे पास है, उसके अंदर साइकिल भी है, रिक्शा भी है, और जहां पर वैन है अगर रेफ्रिजरेटर तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट हमारा मेन एम है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करे, तो उसके बिना उसकी जब एंड में जब हम लगाते हैं तो उसको देखा जाता है कि इस वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट में टेम्परेचर मेंटेन था कि नहीं था, और वो आज की डेट में हमारे पास वो सुविधा है। तो वो अगर नहीं तो सर एक चीज और बता दीजिए, एक चीज हमारे देश की जानकारी के लिए और बता दीजिए, जो हम पल्स पोलियो वैक्सीनेशन के टाइम देखते थे कि एक आइस बॉक्स होता था उन नर्सेज के पास या उन महिला आशा कार्यकर्ताओं के पास, जिनमें वो बर्फ रखती थी और वैक्सीन रखती थी। क्या उस आइस बॉक्स में वो टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, और ये बहुत जरूरी है। और कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर बिल्कुल साइकिल से वैक्सीन पहुंचाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और जहां तक बात है, मुझे नहीं मालूम बनारस की जहां तक बात है, तो अगर वहां पर दूसरे साधन मौजूद थे तो ड्राई रन इसीलिए होता है। ड्राई रन में कोई भी अगर कमी पाई जाती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए ही ड्राई रन होता है। और मुझे अंदाजा है कि अगर वहां पर ऐसा गलती से हुआ होगा तो वो दुरुस्त किया होगा वहाँ के वैक्सीनेटर्स ने और ऑफिसर्स ने, और पूरा संज्ञान लिया होगा। और ये ऐसी नहीं, मुझे एक और जानकारी सुरेश जी, आवाज आ रही है? आप तो कनेक्शन जुड़ गया? आवाज आ रही है। ठीक है, तो सुरेश जी एक व्यू आपका भी। अब आप बताइए, वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन तो किया गया था तैयारियों को देखने के लिए, उसमें अगर साइकिल सामने आ गई तो दिक्कत हो गई? नहीं, कुछ जगह ऐसी होती है। हमारे यहाँ पे जो बॉक्स होता है उसमें आइस पैक होते हैं और वो टेम्परेचर 6 से 8 घंटे तक मेंटेन करते हैं, तो उसमें कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि कोल्ड चेन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है वैक्सीनेशन के लिए। और आपने देखा होगा कि यदि कोई भी वैक्सीन कैरियर हॉस्पिटल के गेट तक आता है, उसके बाद वो या तो वार्ड में लगता है या जो एरिया आइडेंटिफाइड है वहां लगता है, तो वहां तक भी ले जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपने पवन जी ने, शेरवाल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। मुझे लगता है अनुराग जी ये मुद्दा उठाएंगे नहीं, उनके मन में क्लैरिटी आ गई। उठाएंगे, बार बार उठाऊंगा। बनारस में सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, बात को डाइवर्ट मत कीजिए। अगर यही चीज पहाड़ों में हो रही होती, सर पे भी रख के अगर वो ले जा रहा होता, तो उसको एक बार जस्टिफाई किया जा सकता है। बनारस जहां प्रधानमंत्री मुझे लगता है आज आपके पॉजिटिव बन चुका है, मंत्र की जरूरत है यहाँ पर अनुराग जी के लिए। तो ये चिंता का विषय देश के लिए है कि देखिए पॉजिटिविटी आए इस पैनल में। अनुराग जी बड़े निगेटिव लग रहे हैं आज, कुछ पॉजिटिविटी उनके लिए बताइए ना। बनारस इतना अनडेवलप नहीं है, इसलिए मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में खराबी है। इसी को भी जानकार व्यक्ति हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। लेकिन बस मैं इतना उनसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि एक जो शेरवाल साहब बता रहे थे ड्राई रन, हाँ। ये एक रिहर्सल होती है और इस रिहर्सल में जो भी कमियां होती है, और ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता जो पहले दिन 100% हो, तो लगातार रिहर्सल्स के बाद। अच्छा चलिए आरपी सिंह साहब, वो बनारस वाली खबर चेक करवा लीजिए भाई, अनुराग जी को बहुत दिक्कत है उससे, जरा चेक करवा लीजिए, वहां फोन करके जरा सही करवाइए, वहां पर सिस्टम गड़बड़ है तो सही बात नहीं है, सही करवाइए उसको। ये अनुराग जी की शिकायत मानिए आप लोग। अरे सुनिए, हो ये रखे अनुराग जी को एक कान की मशीन दे दो, कोई इतने सारे एक्सपर्ट बता दो कि ड्राई रन होता है। हाँ। ड्राई रन होता है इसलिए कि कहीं कमी हो तो उसको ठीक कर दी जाए, ये मैं नहीं कर, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। और इसलिए वो कमी है तो उसको ठीक किया गया है, हम भी मानते हैं कमी हो सकती है, उसको ठीक किया गया है। वो बनारस में हो, वो कहीं और हो, जहां भी कमी उसको ठीक किया जाएगा। और एक बार नहीं 2 बार ड्राई रन किया गया। अनुराग जी एड्रेस हो गई आपकी शिकायत एड्रेस हो गई। और एक बड़ी खबर अब आ रही है इसी के साथ, वो बताते हैं अपने दर्शकों को, फिर आते हैं आप लोगों के पास। देखिए आप कैसे इंटरनेशनल लेवल पर भारत का स्ट्रेचर बढ़ा है इस वैक्सीन के बाद। आप वो समझिए, ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है, खत लिखकर कोरोना वैक्सीन को जल्दी से जल्दी भेजने की मांग की है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने 20 लाख वैक्सीन मांगी है और कहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन को भेजा जाए, एक्सपेडिट किया जाए ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि ब्राजील
कोरोना से हिट, सबसे बुरी तरह से हिट हुए देशों में से एक है। बोल्सोनारो की बहुत आलोचना हुई है ब्राजील के राष्ट्रपति की। वहां पर ब्राजील में बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है इस कोरोना की वजह से, और अब वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खत लिखकर कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन भेजिए। तो देखिए अनुराग भाई, हम और आप आपस में बात करेंगे। देश के अंदर जो कुछ सिस्टम दिक्कत होगी, वाकई आपकी जिम्मेदारी आप उठाइए, लेकिन अब फख्र होता है जब दुनिया आपकी तरफ हाथ बढ़ाए और कहे कि भाई हमको दो वैक्सीन जल्दी से जल्दी। देखिए, हिंदुस्तान में फख्र तो हमेशा ही रहा है। अभी आपने कहा था यहाँ पे पोलियो की ड्रॉप्स बनी थी, पोलियो वैक्सीन आया था। तो हमारे हिंदुस्तान में तो वैज्ञानिक हमेशा से अच्छे हैं। हिंदुस्तान पे किसको फख्र नहीं है? बीजेपी को फख्र नहीं है, वो ट्रंप पे फख्र करते हैं। हम कहते हैं हिंदुस्तान पार्लियामेंट के बाहर खड़ा होकर हिंदुस्तान ट्रंप पे फख्र करते तो ट्रंप की वैक्सीन नहीं ले आते, अपनी वैक्सीन क्यों बनाते? हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं होगा। आप इस संस्कृति संस्कार को क्या हिंदुस्तान में पैदा करना कहां से कहां चले जाते हैं अनुराग भाई आप? सपोर्ट करके ब्राजील जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश आपसे सहयोग मांग रहा है। एक देशवासी के तौर पर तो खुलकर आज कर दीजिए तारीफ। दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन उसमें बीजेपी की कोई देन नहीं है। ये हिंदुस्तान आगे है क्योंकि हमारे लोग इंटेलिजेंट है, हमारे वैज्ञानिक। कुमार, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, भारत न केवल अपनी बल्कि कितने देशों की मदद कर रहा है, कितने देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाने जा रहा है, और कितनी बड़ी बात है। देखिए, 144 देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर इस वक्त काम चल रहा है, और भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां दो वैक्सीन एक साथ कारगर साबित हुए हैं। तो अपने आप में बहुत गर्व करने की बात है। पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल, जो कि अभी कई सारे मुद्दों पर चाइना के साथ था, वो चाइना का वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। वो हिंदुस्तान की तरफ पलक पावड़े बिछाए खड़ा है कि हिंदुस्तान हमारी कुछ मदद कर ले। श्रीलंका, जो मैं पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका भी हिंदुस्तान से वैक्सीन लेने की बात कर रहा है। और श्रीलंका, नेपाल की बात छोड़िए, आपने ब्राजील की बात की, और कई सारे यूरोपीय देशों ने भी हिंदुस्तान के वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। आपको याद होगा भारत बायोटेक में जब कई देशों के एम्बेसडर गए थे, तो 80 से ज्यादा एम्बेसडर वहां पे उस वैक्सीन सेंटर को देखने गए थे, और ये सब वही देखने गए थे कि आखिर कैसे वैक्सीन बन रहा है, किस तरीके से उनको उपलब्ध हो पाएगा, ताकि वो अपने देश के लोगों को जाके बताया है। नहीं, और दूसरी बात, दुनिया के बड़े बड़े देश, यहाँ पर शेरवाल साहब, दुनिया के बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ब्राजील हो, जापान में भी अब खबरें ऐसी आ रही है कि वहां वो लोग घुटनों के बल आ चुके हैं। उनके पास बिल्कुल भी कोरोना से कैसे निपटे वो समझ नहीं आ रहा। आज वैक्सीन नहीं, अभी वैक्सीन का रोल आउट नहीं शुरू हुआ है, तब भी ऐसा लगता है कि भारत में बहुत हद तक कोरोना काबू कर लिया गया है। तो इसके लिए क्या सरकार के कदमों की तारीफ ना करें? नहीं, देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि सरकार, डॉक्टर और सभी आम लोगों का भी पूरा योगदान रहा। बिल्कुल है सर, नो डाउट। आज की डेट में हम भारत में कोरोना की ये कंडीशन, जो हालात हैं, और हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं आज की डेट में, और वैक्सीन आने के बाद मुझे लगता है कि हम बाकी देशों से बेहतर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो आपने बात कही उस बात को एड्रेस किया जाए, और साइकिल से वैक्सीन क्यों लेकर जाई जा रही है इस पर जरूर देखा जाए। लेकिन चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज क्योंकि बहुत बड़ी खबर आई और हिंदुस्तान ने किस तरह से दुनिया को एक रास्ता दिखाया है वो भी हमने आपको बताया, इस बारे में आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे।